हेलो ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1। वेलकम टू ऑल इन जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। ये आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का। मेनली इसमें हम कवर कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका चैप्टर 5 के अंदर आता है। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स को हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इन वीडियोज को जरूर देखिए। तो आज का हमारा डिसऑर्डर है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया कौन सी कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती है, जिसको हम बीपीडी के भी नाम से जानते हैं। अगर शॉर्ट में एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया कंडीशन के बारे में पूछा गया है। तो क्या है इस कंडीशन में? इट इज अ क्रॉनिक लंग डिजीज। क्रॉनिक कंडीशन है, लंग डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी। मेनली किसको अफेक्ट करता है? न्यू बॉर्न बेबी को या फिर प्री टर्म बेबीज को ये अफेक्ट करता है, स्पेशली दोज हु आर प्रीमेच्योर और बोर्न विद द लो बर्थ वेट। ऐसे बच्चे जिनका बर्थ कैसा हुआ है, लो बर्थ वेट हुआ है या फिर वो प्रीमेच्योर हैं, उनका वेट बहुत ही ज्यादा कम है और न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनमें ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया कंडीशन दिखती है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन एंड द स्कारिंग इन द लंग्स। ये क्या कंडीशन है, मेनली क्या कॉज करता है? इन्फ्लामेशन को कॉज करेगा एंड स्कार फॉर्मेशन होता है लंग्स के टिश्यूज में, which can lead to the breathing problem, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, साइनोसिस या फिर शॉक जैसी कंडीशन भी अराइज हो सकती हैं। BPD pulmonary bronchopulmonary dysplasia is typically diagnosed in the babies who have needed oxygen therapy। उन बेबीज में ये डायग्नोज किया जाता है जिनको ऑक्सीजन थेरेपी की नीडेड होती हो। याद रखिएगा ये कैसे बच्चे हैं? न्यू बॉर्न बेबीज हैं जिनका बर्थ कैसा है, लो बर्थ वेट है एंड द प्री मेच्योर बेबी है। अगर प्री मेच्योर बेबी है तो उनको कैसा ऑक्सीजन की थेरेपी प्रोवाइड की जाती है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए अगर उनको ऑक्सीजन थेरेपी पे रखा गया है तो दैट कंडीशन लीड टू द ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया एंड द मैकेनिकल वेंटिलेशन। बच्चे कैसे हैं? जो प्री मेच्योर बेबी है, हमारे पेशेंट है, वो कैसे हैं? मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लंबे समय तक के लिए। जो टाइम ड्यूरेशन है कैसा? यूजली मोर देन 28 डेज, 28 डेज से भी ज्यादा अगर वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, मैकेनिकली उनमें ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि बेबी कैसे हैं? लो बर्थ वेट के हैं, लंग्स उनके मेच्योर नहीं हुए हैं, प्री टर्म बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, जिनको क्या रखा गया है? मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा गया है। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है मोर देन 28 डेज के लिए। द कंडीशन कैन बी वेरी इन सीवियरिटी। ये कैसा कंडीशन है? वेरी करेगा सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे जितना भी टाइम वो वेंटिलेटर पे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही कंडीशन की सीवियरिटी कॉज होती है। एंड इट इज इम्पैक्ट ऑन द बेबीज हेल्थ कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, जिसकी वजह से क्या होगा? बेबी की कंडीशन माइल्ड टू सीवियर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो बेबी क्या है? प्री टर्म है, प्री मेच्योर बेबी है, वेट उनका बहुत ही ज्यादा कम है, न्यू बॉर्न बेबी है, बहुत ही सेंसिटिव है और ऑक्सीजन पे रखे गए हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के टाइम पे, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया है उनमें? ऑक्सीजन का बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड से ऑक्सीजन है तो उसका ओवर क्या ऑक्सीजन का फ्लो कैसा हो गया? बहुत ही ओवर हो गया है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन का ज्यादा अमाउंट में एडमिनिस्टर हो जाना ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहलाता है वो कंडीशन, जिस वजह से ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज, मेनली क्या क्या कॉजेज हैं। हमने पहले ही देखा डेफिनेशन में कि बच्चे कैसे हैं? प्री मेच्योर बेबी है तो उनमें पल्मोनरी ब्रोंको डिस्प्लेशिया देखने को मिलता है। लो बर्थ वेट है, 2.5 kg से बेबी का वेट क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है पेशेंट को, लंग्स उनके अच्छे से मेच्योर नहीं हुए हैं, एक्टिवेट फॉर्म में नहीं हुए, जिसके थ्रू उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज करना पड़ रहा है ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है, बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर हुआ, जिस वजह से बीपीडी की कंडीशन लीड करता है। इन्फेक्शन है, अगर ऑक्सीजन बाहर से एडमिनिस्टर हो रहा है तो इन्फेक्शन के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बेबी कैसे बहुत ही सेंसिटिव है, लो बर्थ वेट है और प्री मेच्योर भी है। एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि जेनेटिक मेकअप में कोई भी अबनॉर्मलिटी हो जाती है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से भी पीपीडी की कंडीशन अराइज होती है। मैटरनल फैक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, मदर को कोई भी इन्फेक्शन हो गया, रुबेला हो गया है, या फिर मदर ने क्या करा है, प्रीनेटल केयर उनको अच्छे से नहीं मिली है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरनेटल पीरियड के टाइम पे उन्होंने अल्कोहल का या फिर स्मोकिंग का कंजप्शन करे, किसी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस के एक्सपोजर में आई हैं, तो क्या कॉज करेगा? ये बीपीडी की कंडीशन को कॉज करता है।
सिम्टम्स क्या है, तो कौन कौन से सिम्टम्स है बीपीडी की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये कार्डियो सिम्टम्स है कि पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिस्ट्रेस होगा, अच्छे से वो ब्रीथ को इनहेल और एक्सेल नहीं कर पाएंगे, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्सहेलेशन, कफिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, साइनोसिस, क्योंकि पेशेंट क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, जिस वजह से साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन देखने को मिलेगा। रिट्रैक्शन, इसमें क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें पेशेंट पूरी तरीके से विड्रॉल कर देता है और कोई भी मतलब किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता। एंड द ग्रंटिंग, ग्रंटिंग क्या है, लो हो जाना किसी भी चीज का। तो जो ब्रीथिंग है पेशेंट की, पूरी सारी जितनी भी एक्टिविटीज है वो बहुत ही लो अमाउंट में है। एपनिया प्रेजेंट होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, फेलियर टू द थ्राइव, पेशेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो जाएगा, कोई भी उसमें मेच्योरिटी जैसा लेवल का कुछ भी नहीं देखेगा, पेशेंट का एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर भी कैसे हो जाएंगे, मतलब कि फंक्शन अच्छे से नहीं होगा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का। एंड फटीग पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, रिकरिंग लंग इन्फेक्शन, लंग्स में बार बार इन्फेक्शन कैसा होगा, अराइज होगा। ट्रीटमेंट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बीपीडी, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंजेशन है तो उसको एडिक्वेट अमाउंट में जितना पेशेंट को नीडेड है हम उतनी ही ऑक्सीजन को थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन को डायरेक्ट उनके लंग्स में हम पहुंचाएंगे। मेडिकेशन ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज करते हैं, एसिटामाइनोफेन पेन किलर्स का यूज करेंगे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, क्योंकि बेबी कैसे हैं, प्री मेच्योर है, प्री टर्म बेबी है और न्यू बॉर्न बेबी है, इसलिए उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट करना, प्रोवाइड करना, उनकी फीडिंग पे अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू जो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उस कंडीशन को, उनकी मसल्स को हम क्या करें, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर पाए। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे, लंग्स एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, एयरवे को क्लीन करने के लिए सर्जरी प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी है, पॉलिप्स है या फिर अबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होती है, पर प्री मेच्योर बेबी है तो उसको तुरंत हम सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड करते, लेटर ऑन 1 to 2 ईयर ऑफ द एज में हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। एंड होम ऑक्सीजन थेरेपी, अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर केस नहीं है, माइल्ड ही टॉक्सिसिटी है ऑक्सीजन की, तो हम घर पे ही उसको ट्रीट भी कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है क्रूप, ऐसा कंडीशन दैट ऑल अबाउट द बीपीडी ब्रोंकियोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया, जिसमें क्या होता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए पेशेंट क्या होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, मैकेनिकली उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, इसके थ्रू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन अराइज होती है। कॉजेस क्या है कि पेशेंट प्री टर्म है और न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनमें ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। रिट्रैक्शन होगा, पेशेंट बिल्कुल ही विड्रॉल कर देगा, ग्रंटिंग बहुत ही ज्यादा लो एक्टिविटी पेशेंट कॉज करेगा, फेलियर ऑफ थ्राइव जैसी कंडीशन हो सकती है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बीपीडी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को मैकेनिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर माइल्ड कंडीशन है तो उसमें हम होम पर ही, घर पर ही उसको मैनेज किया जा सकता है। तो आज का हमारा नेक्स्ट कंडीशन है क्रूप। ये क्या है, क्रूप ऑल्सो नोन एज द लैरिंजोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, मतलब लैरिंग्स में, ट्रेकिया में और ब्रोंकियोस में, तीनों में ही ग्रुप ऑफ सिंड्रोम होता है, बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ ग्रुप सिंड्रोम। इसमें तीनों ही हमारे लैरिंग्स भी, ट्रेकिया भी और ब्रोंकियोस भी क्या है इन्वॉल्व होते हैं। इन तीनों में क्या है इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है। इट इज अ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, कॉमनली देखने को मिलता है जब भी बच्चे छोटे होते हैं, उन पीडियाट्रिक पेशेंट में देखने को मिलता है। कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन होगा लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स में, ट्रेकिया में जो कि हमारा विंड पाइप कहलाता है, एंड द ब्रोंकाई एयरवे में क्या प्रेजेंट होगा, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगा, जिस वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, पेशेंट अच्छे से ब्रीथ इन नहीं कर पाएंगे। इट टिपिकली अफेक्ट द चिल्ड्रन बिटवीन, उन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है जिनका एज ग्रुप कितना है 6 मंथ टू 6 मंथ एंड द 5th ईयर ऑफ द एज। ऐसे बच्चे जो 6 मंथ के हैं या फिर 5th ईयर ऑफ द एज के हैं, उन बच्चों में क्रूप सिंड्रोम देखने को मिलता है, बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप सिंड्रोम। क्रूप इज यूजली कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन, मेनली किस वजह से कॉज होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। सच है, ऐसे कौन से वायरस हैं जो क्रूप सिंड्रोम को कॉज करते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड इज मार्क्ड बाय द डिस्टिंक्टिव बार्किंग कफ। इसकी वजह से क्या होगा, इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा सील बार्क कफ प्रोड्यूस होता है, होरासनेस ऑफ द वॉइस एंड द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को डिफिकल्टी होगी ब्रीथ इन करने में एंड द आउट करने में भी, क्योंकि ये तीनों ही ऑर्गन क्या है, लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई, तीनों में इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है। इस वजह से पेशेंट को ब्रीथ इन करने में और एक्सहेल करने में भी क्या है प्रॉब्लम हो सकती है।
और वायरल इन्फेक्शन की वजह से मेनली ये कॉज होता है। इसी के साथ साथ अगर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर कॉज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो रहा है, तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, सील बार्किंग का प्रोड्यूस होता है, होरासनेस एंड द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी होगी। अगर बैक्टीरिया की वजह से है देन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फॉल्स प्रूफ। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, फॉल्स प्रूफ की कंडीशन की कौन सी कंडीशन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तभी कंडीशन कॉज होती है, तो उसको क्या कहते हैं, फॉल्स प्रूफ कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस किस वजह से कॉज हो रहा है, तो मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से, पैरा इन्फ्लुएंजा की वजह से क्या है, प्रूफ कॉज होता है। एलर्जी की वजह से पेशेंट को किसी से भी मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है या फिर डस्ट से एलर्जी है, तो उन पेशेंट में उस कंडीशन में क्रूप की कंडीशन अराइज हो सकती है। इरिटेट से पेशेंट को इरिटेशन है किसी भी पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स के किसी भी क्लोजर में आ रहा है एनवायरमेंटल सराउंडिंग में, तब ये कंडीशन अराइज हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, फॉल्स प्रूफ कहते हैं। फॉर द रिवीजन, फॉल्स प्रूफ। नेक्स्ट एसिड रिफ्लेक्स, यानी कि जो भी स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेकिया में बैक फ्लो कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, लैरिंक्स और ट्रेकिया में ब्रोंक्योल्स में एसिड फॉर्म हो रहा है, जिस वजह से क्रूप सिंड्रोम कॉज होता है। एनाटॉमिकल कोई भी स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी है ट्रेकिया में, लैरिंक्स में, वॉइस बॉक्स में, विंड पाइप में कोई भी अब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है, जिस वजह से क्रूप कॉज होता है, क्रूप की कंडीशन देखने को मिलती है। सिम्टम्स में क्या होगा, बार्किंग कफ, पेशेंट कैसा फील बार्क कफ प्रोड्यूस करता है, हुरासनेस प्रेजेंट होता है वॉइस में, स्ट्राइडर होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपायरेशन, क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि हाई पिच्ड होगा, एक्सपायरेशन के टाइम पे विस्टलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड द ब्रोंकियो दोनों तीनों में ही इन्फ्लामेशन है। चेस्ट टाइटनेस, पेशेंट बहुत ही ज्यादा कंजेशन फील करेगा, ऐसा लगेगा उसकी चेस्ट पे क्या है, कोई बैठा हुआ है और जिस वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा। ब्रीथिंग साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्सहेलेशन। फीवर होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, पेशेंट बहुत ही ज्यादा फटीग फील करेंगे। रनिंग नोज से कैसा डिस्चार्ज होगा, येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसी के साथ साथ एजिटेशन, पेशेंट बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होगा, रेस्टलेसनेस फील करेगा एंड द इरिटेशन उसे फील होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा पेशेंट बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द क्रूप, यानी कि बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप, उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते। ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि मॉइस्चर करते, जो भी एयर इनहेल कर रहे हैं उसको मॉइस्चराइज करने के लिए, जैसे एयरवे में जितना भी इरिटेशन प्रेजेंट है उसको रिमूव आउट कर पाए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं इन्फ्लामेशन, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकियोल्स में जो भी इन्फ्लामेशन अराइज हुआ है उसको डिसॉल्व करने के लिए। एफिनेफ्रिन देंगे अगर सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी है, उस कंडीशन में एलर्जन की वजह से हो रहा है तो एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करते हैं। एंटीबायोटिक देंगे अगर वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अराइज हुआ है। पेन मैनेजमेंट करेंगे अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है उस कंडीशन में और फीवर है जिस वजह से बॉडी एक हो रहा है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पेन को मैनेज करा जाएगा। फूड मैनेजमेंट देंगे, पेशेंट को हाइड्रेटेड बोलने के लिए बोलेंगे, जैसे जो भी म्यूकस प्लग स्टक हो गया है बॉडी में उसको अच्छे से डिजोल्व कर पाए और वो बाहर की तरफ निकल पाए। रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को एडिक्वेट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। लाइन पोजीशन में पेशेंट को अवॉइड करेंगे कि वो ना लेटे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ही ज्यादा होता है और ब्रीथ इन करने में और आउट करने में डिफिकल्टी भी होती है, इसलिए पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे एडुकेट, और पेशेंट को बोलेंगे कि वो प्रोन पोजीशन में लेटे, स्पीड ऑफ लाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। मॉनिटरिंग करेंगे, पेशेंट का ब्रीथिंग लेवल चेक करेंगे, पल्स रेट चेक करेंगे, ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। इसी के साथ साथ पेशेंट का फीवर भी चेक करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन है वायरल और बैक्टीरियल तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट निमोनिया, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रूप, यानी कि लैरिंजोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस यानी कि लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन है, किस वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर कॉज होता है तो पेशेंट कैसा सील्ड बार्किंग साउंड प्रोड्यूस होगा, होरासनेस प्रेजेंट होती है। अगर बैक्टीरिया की वजह से तो उसको
फॉल्स ग्रुप भी कहते हैं। मैनेजमेंट के लिए ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जो भी अबनॉर्मलिटीज हैं उनको ट्रीट करने का ट्राई करते हैं इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी निमोनिया। निमोनिया बहुत ही मोस्ट कॉमन है, अडल्ट में भी आप अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ेंगे। बच्चों में जब निमोनिया कॉज होता है तो ये डेथ को भी कॉज करेगा। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है अगर सही टाइम में इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं किया तो। जो भी पेशेंट के घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उनको हमें एजुकेट करना ज़रूरी है कि जो भी इसका ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, उसको प्रॉपर वे में वो ले, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को अराइज कर सकता है। तो निमोनिया इज अ सीरियस एंड द पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है दैट इन्फ्लेम द एयर से, जिसकी वजह से जो एयर सेक्स हैं लंग्स के अंदर वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं एंड मेकिंग इट डिफिकल्टी टू ब्रीथ, जिसकी वजह से पेशेंट अच्छे से इनहेल नहीं कर पाता। इट कैन बी कॉज्ड बाय, किस वजह से कॉज होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से निमोनिया कॉज होता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाती है, एयर फिल्ड कैविटी हो जाती है, जो कि लंग्स में वेरी करती है कि आपका एक लोब मतलब इसमें क्या कहते हैं, अगर एक लोब इन्वॉल्व है या फिर दोनों लंग्स में इन्वॉल्व है, मिडिल सेक्शन में लंग्स के लोब इन्वॉल्व है, तो ये कंडीशन वेरी करती है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। अगर सही टाइम पे इसको मैनेजमेंट नहीं दिया तो पेशेंट की कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। सीवियर यानी कि सडन अटैक ऑफ द कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, next one is, third one is grave hepaticization, last one is resolution। ये 4 फेज होती हैं निमोनिया की कंडीशन में देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन एंड ग्रे हेपेटाइजेशन एंड द रेजोल्यूशन। ये 4 फेज होती हैं। अगर सडन अटैक हुआ है तो कंजेशन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। रेड हेपेटाइजेशन मतलब जो लंग्स होते हैं, हेपेटिक मतलब जैसा हमारा लीवर होता है उसके जैसे ही लंग्स के टिश्यू कैसे हो जाते हैं, बहुत ही हार्डन हो जाते हैं एंड ग्रे कलर के हो जाएंगे। और फोर्थ वन में रेजोल्यूशन यानी कि जो फेज है वो रिजॉल्व हो जाएगी। इसको शॉर्ट में CRR GR बोलते हैं। CRGR कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज, तो दिस इज ये हमारा नॉर्मल लंग है, ठीक है। और ये निमोनिया हुआ है पेशेंट में, जो भी हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट हैं उनमें जो एल्बुलाई है, जो सेक है, ये इंटरनल जो सेक्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर, उसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया है। और ये कैसे एल्बुलाई कैसे हो गए? इन्फ्लेम्ड हो गए हैं एंड ये निमोनिया है तो ये इंफीरियर लोब इन्वॉल्व है इसमें। और ये क्या है? आपकी हेल्दी लंग्स है। और इसी में अगर हमारा जो कंडीशन था रेड हेपेटाइजेशन एंड ग्रे हेपेटाइजेशन, तो इसमें जो लंग्स में जितने भी पैरेन्काइमल जो टिश्यूज होते हैं ये कैसे हार्डन हो जाते हैं, जैसे लीवर के सेल्स होते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट वन इज लोबुलर निमोनिया के टाइप है ये। अगर सुपीरियर लोब इन्वॉल्व है तो ये इस तरीके से होगा, अपर लोब में इन्फेक्शन या फिर वायरल की वजह से कंडीशन कॉज होगी। मिडल लोब इन्वॉल्व है तो ये वाला सेक्शन, मिडल वाला सेक्शन ऑफ लंग्स का इन्वॉल्व होता है। इंफीरियर सेक्शन में लोअर पार्ट ऑफ द लंग इन्वॉल्व होगा। मल्टी लोबुलर यानी कि एक से ज्यादा लोब्स इन्वॉल्व हैं। यूनिलेटर यानी कि एक साइड ऑफ द लंग इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। बाइलेटर यानी कि दोनों ही लंग्स क्या है? इन्वॉल्व हैं इन्फेक्शन और वायरल से, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो क्लासिफिकेशन है निमोनिया को क्लासिफाइड किया गया है वायरल निमोनिया। अगर पेशेंट को वायरल निमोनिया है तो वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरल, मोस्ट कॉमन इन द इन्फेंट अंडर द 6 मंथ ऑफ द एज। जो बच्चे 6 मंथ के हैं, 6 मंथ के हैं,
उन एज के ग्रुप वाले बच्चों को वायरल निमोनिया देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन है। एट अदर एज इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस एंड द कोरोना वायरस आर कॉमन। कौन कौन से वायरल हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, निमोनिया को कॉज करते हैं? तो इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, एडिनोवायरस एंड द कोरोना वायरस दैट कंडीशन लीड टू द निमोनिया। Pneumocystis basi, it caused the pneumonia in the immunocompromised HIV children। जिन पेशेंट में HIV की कंडीशन है, इम्यून सिस्टम उनका कंप्रेस्ड है, उस कंडीशन में क्या होगा, वायरल निमोनिया जैसी कंडीशन उन पेशेंट के अंदर निमोनिया देखने को मिलता है, जो कि सीवियर कंडीशन है। प्रॉपर टाइम पे हमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरिया की वजह से जब निमोनिया कॉज होता है तब क्या है, किन पेशेंट में करेगा, जिनका एज ग्रुप क्या है, 2 मंथ के अंदर है। इन फर्स्ट 2 मंथ, पहले के 2 महीने जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके बाद में 2 मंथ के एज ग्रुप में बेबी में देखने को मिलेगा। किस वजह से कॉज होता है, कौन से बैक्टीरिया कॉज करती है, ई कोलाई, निमोकोकाई एंड द स्टेफिलोकोकाई। बिटवीन द 3 मंथ टू द एज, 2 मंथ की एज में ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, ई कोलाई, कोकाई एंड द स्टेफिलोकोकाई। बिटवीन द 3 मंथ एंड द 3 ईयर, 3 महीने से 3 साल के बीच में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो एस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा एंड द स्टेफिलोकोकाई, ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे 3 मंथ टू द 3 ईयर्स में। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद में कौन से बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं निमोनिया को, तो न्यूमोकोकाई एंड द स्टेफिलोकोकाई प्राइमरी आर टिपिकल निमोनिया। इट इज कॉल्ड द वॉल्किंग निमोनिया। वॉल्किंग निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कंडीशन है बहुत ही ज्यादा माइल्ड रहेगी। कंडीशन कैसा रहेगा, माइल्ड रहेगा, और कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होगा। आटिपिकल निमोनिया में यही होता है, जिसको हम वॉल्किंग निमोनिया भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, इसलिए याद कर लीजिए। वॉल्किंग निमोनिया किसको कहते हैं, जब भी कंडीशन कैसा है, माइल्ड है। माइल्ड निमोनिया है तो कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होगा पेशेंट की बॉडी में, और कोई भी ट्रीटमेंट इसके चलते नहीं लेते। अगर आटिपिकल निमोनिया होता है तो किसकी वजह से कॉज होगा, बाय माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड द क्लैमिडिया निमोनिया की वजह से। इट इन्वॉल्व द इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग। जो पैरेन्काइमल टिश्यू होते हैं, चेस्ट की बॉल होती है और लंग्स के बीच का जो सेक्शन होता है, उस वाले पार्ट को ये इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरेशन निमोनिया क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को इनहेल करने की वजह से, एस्पिरेट करने की वजह से निमोनिया कॉज होता है। एस्पिरेशन ऑफ द फूड, कोई फूड पार्टिकल इनटेक कर लिया, लिक्विड कोई ले लिया, या फिर केमिकल कैरोसिन इनटेक करा है, उस वजह से निमोनिया कॉज होता है। निमोनाइटिस, पल्मोनरी इन्फ्लामेशन, पल्मोनरी जो भी आर्टरीज है उनमें इन्फ्लामेशन कॉज होगा, कॉज बाय अदर देन द इन्फेक्शियस डिजीज, एस्पिरेशन एंड द केमिकल। किसी भी केमिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को इनहेल करने की वजह से क्या पल्मोनरी वेन्स या फिर आर्टरी में इन्फ्लामेशन कॉज होता है, जो निमोनिया को लीड करेगा। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द एनाटॉमिकल बेसिस। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से निमोनिया कैसे कॉज करेगा, लोब्यूलर, जैसे पहले टाइप में हमने पहले देखा था, लोअर एंड द लोब्यूलर निमोनिया। एक लोब इन्वॉल्व है या फिर 2 इन्वॉल्व हैं, फिर मल्टीपल लोब्स इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग है 1 और मोर लोब्स ऑफ द लंग्स आर अफेक्टेड। एक से ज्यादा लोब्स लंग्स की अफेक्टेड है। ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंकोस क्या है, अफेक्टेड है, इन्वॉल्व द स्मॉलर लंग एरिया, स्मॉल सेक्शन ऑफ द लंग इन्वॉल्व है इन सेवरल लोब्स। एक से ज्यादा यानी कि 3 जो लोब्स हैं लंग्स में प्रेजेंट, अपर, मिडिल एंड द लोअर सेक्शन, तीनों ही इन्वॉल्व है। पैची एरिया प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंक्योस, जो लंग्स में ब्रोंक्योस का टर्मिनल एंडिंग पार्ट होता है, उसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है इन द एल्वुलाई में। इंटरस्टिशियल निमोनिया अफेक्टेड द इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग। इंटरस्टिशियल टिश्यू जो पैरेन्काइमल टिश्यू होते हैं लंग से, उनको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी आटिपिकल निमोनिया। आटिपिकल निमोनिया अभी हमने देखा था पहले, ये कैसा होता है, वॉल्किंग निमोनिया होता है। वॉल्किंग निमोनिया होता है, इसका सिम्टम्स कैसे होते हैं, कोई भी सिम्टम्स नहीं शो होते क्योंकि ये माइल्ड स्टेज में होता है। कोर्स ब्रेथ साउंड हेयर्ड ऑन द स्कल्टेशन, स्कल्टेशन के टाइम पे कोर्स ब्रेथ साउंड हेयर्ड होता है, एंड फाइन क्रैपिटस हेयर्ड ऑन द स्कल्टेशन। फाइन क्रैपिटस साउंड सुनाई देगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्कल्टेशन, जब स्टेथोस्कोप से एग्जामिन किया जाएगा उस टाइम पे।
सिम्टम्स क्या है इसके? कॉमन सिम्टम्स क्या है? मेनली कफ दिखने को मिलेगा जिनमें निमोनिया होता है, बहुत ही ज़्यादा कंजेशन प्रेजेंट होगा, प्रोडक्टिव और द ड्राई कफ। कैसा कफ होता है? बहुत प्रोडक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होगा और ड्राई होगा, एंड द विच में प्रोड्यूस द येलो और ग्रीन म्यूकर। जो नोज से भी डिस्चार्ज निकलता है, नोज से भी येलो और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलेगा। इसी के साथ साथ जो भी कफ होगा उसमें भी येलो और ग्रीन कलर का म्यूकस प्रोड्यूस होता है। फीवर होगा क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हुआ है, तो हाई ग्रेड फीवर होता है। पेशेंट को चिल यानी कि ठंड लग के बुखार आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, एंड चेस्ट पेन यानी कि बहुत ही ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट को फील होता है। नेक्स्ट वन इज अदर सिम्टम्स क्या होंगे निमोनिया के? फटीग होगा, पेशेंट बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करेंगे। हेडेक होगा पेशेंट के अंदर क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बिल्कुल भी ब्रीथ इन नहीं कर पा रहे, बहुत हाई अमाउंट में स्वेटिंग प्रोड्यूस होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग इसमें देखने को मिलता है निमोनिया में, क्योंकि GED यानी कि गैस्ट्रो रिफ्लेक्स जो है, गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक में जो भी एसिड प्रेजेंट होता है वो अपर डायरेक्शन में बैक फ्लो करता है, इस वजह से नोजिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन होती है। बहुत ज्यादा पेशेंट कंफ्यूजन में रहेंगे और अनकॉन्शियस स्टेट में भी जा सकते हैं अगर निमोनिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर है। सीवियर सिम्टम्स में क्या होगा? डिफिकल्टी, सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट बिल्कुल अनेबल होंगे, ब्रीथ इनटेक नहीं कर पा रहे होंगे। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट के ऊपर बहुत ही प्रेशर फील होगा, अनकंफर्टेबल रेस्टलेस फील करेंगे, एजिटेशन की कंडीशन होगी। सीवियर हेडेक क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल नहीं कर पा रहे, बॉडी के अदर पार्ट में ऑक्सीजन नहीं ट्रेवल कर रही है, जिस वजह से सीवियर हेडेक की कंडीशन होती है। पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिसओरिएंटेड होंगे, इसी के साथ साथ कंफ्यूज भी होंगे। ब्लू टिंज्ड लिप्स और द फिंगर, जो लिप्स के सराउंडिंग जो एरिया है वो ब्लूइश कलर का होगा, एंड द फिंगर की जो टिप्स है वो भी ब्लू कलर की दिखेंगे। डायग्नोसिस के लिए बहुत ही अच्छा है निमोनिया के, जिसमें ब्लूइश टिंज्ड लिप्स होंगे, जिनके लिप्स के सराउंडिंग में ब्लूइश डिस्कलरेशन प्रेजेंट होगा। साइनोसिस की कंडीशन में भी होता है क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी है पेशेंट को बहुत ही ज्यादा, तो ब्लू टिंज्ड लिप्स होंगे एंड द फिंगर पे भी ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया क्या करते हैं? एंटीबायोटिक देंगे अगर बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हुआ है तो। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे नेजल कैनुला के थ्रू, जितना भी अमाउंट में उनको नीडेड है। फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर पेशेंट को हाइड्रेटेड रहने के लिए बोलेंगे, जिससे जो भी म्यूकस प्लग अगर स्टक हो गया है तो वो आसानी से बाहर निकल जाए, ड्रेन हो जाए। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे पेशेंट को कोई भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। चेस्ट पेन को मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? एनाल्जेसिक पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, एसिटामाइनोफेन देंगे। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट का इमोशनल स्टेट देखेंगे कि वो कंडीशन अपने निमोनिया अगर हुआ है तो वो किस तरीके से डील कर रहा है इमोशनली स्टेट को, फिजिकल उसका जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर सीवियर केस है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड भी रखते हैं फॉर द 1 वीक, एंड द मैकेनिकल वेंटिलेशन, फिजियोथेरेपी एंड द पोस्टीरियर ड्रेनेज का यूज करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा क्या है सीवियर कंडीशन है, निमोनिया बहुत ही ज्यादा, फ्लूइड का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा हो गया, तो पोस्टीरियर ड्रेनेज के थ्रू जितना भी फ्लूइड मतलब एक्यूमुलेट हुआ है उसको ड्रेन करना, उसको बाहर निकालेंगे। फिजियोथेरेपी देंगे, जो भी लंग्स की मसल हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखेंगे जिससे जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो डायरेक्टली लंग्स में पहुंच पाए। नेक्स्ट कंडीशन है, दिस इज ऑल अबाउट द निमोनिया, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपके एग्जाम में आता है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। मेनली इसके क्लासिफिकेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी लोब्स इन्वॉल्व होती हैं, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। वाइवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वाइवा में रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा कंडीशन है जो इनहेरिडिटरी मतलब कि पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होता है। जो भी बेबी हैं उनमें, न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलेगा, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिस वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज होता है। मल्टीपल ऑर्गन को ये इन्वॉल्व करता है, रेस्पिरेटरी भी, जीआई सिस्टम भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और अदर सिस्टम भी इससे अफेक्टेड होते हैं। तो देख लेते हैं क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस। CF शॉर्ट में बोलेंगे, अगर कंडीशन आती है CF तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन है ये। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक पाइप, बट पेशेंट को कैसे, बच्चों में कैसे ट्रांसफर होता है, उनके पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से
ट्रांसफर होता है दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीनों ही सिस्टम को ये इन्वॉल्व करता है। आपका पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, डाइजेस्टिव भी, एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। बाय प्रोड्यूसिंग थिक स्टिकी म्यूकस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डक्ट होंगे, जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं डक्ट के थ्रू। तो वो कैसे, जो म्यूकस प्रोड्यूस होगा बहुत ही ज्यादा थिक होगा, स्टिकी होगा, स्टक होगा, जैसे जो भी ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से वो पहुंच नहीं पाएगा अदर ऑर्गन, द ऑब्स्ट्रक्शन को ये कॉज करता है। दैट क्लॉग्स द लंग एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लीडिंग टू द रीअकरिंग लंग इन्फेक्शन, जिसके थ्रू क्या होगा, रीअकरेंट इन्फेक्शन कॉज होगा। लंग्स में भी निमोनिया की कंडीशन हो सकती है, स्ट्राइडर होगा, और बहुत सारे इन्फ्लामेशन, एपिग्लोटाइटिस ऐसी कंडीशन अराइज होंगी, और जीआई ट्रैक में भी इन्फेक्शन को कॉज करता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होंगी, इसी के साथ साथ अदर कॉम्प्लिकेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये हार्मफुल इफेक्ट को कॉज करता है। अ क्रॉनिक मल्टी सिस्टम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मल्टी सिस्टम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन। अगर पेंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, और ये सीवियर कंडीशन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस अबनॉर्मल थिक, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस को तो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर अबनॉर्मल वे में कर रहे हैं। थिक कॉपियस यानी कि बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये म्यूकस कहता है थिक है, स्टिकी है, विच ब्लॉक स्मॉल पैसेज ऑफ द ऑर्गन, जो स्मॉल पैसेज है, जो डक्ट है, इसके थ्रू ब्लड के थ्रू आगे के जो भी एक्सोक्राइन जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है वो आगे अच्छे से पैसेज को स्मूथ फॉर्म में, रनिंग फॉर्म में जो ऑर्गन है उनका फंक्शन लीड करता है। तो वो कैसा हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, उस ऑर्गन में जो भी पैसेज है वो ब्लॉक हो जा रहा है, स्मॉल ब्लॉकेज प्रेजेंट है लार्ज म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से। abnormal gene present on long arm of the chromosome 7, क्रोमोसोमल 7 में कोई भी abnormality प्रेजेंट होती है, जिस वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या है, ये क्रोमोसोमल का स्ट्रक्चर है जिसमें 7th क्रोमोसोम में क्या है, abnormality प्रेजेंट है। थिक स्टिकी म्यूकस ब्लॉक पेनक्रियाटिक एंड द बाइल डक्ट, थिक म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, जो क्या कॉज करेगा, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जो डक्ट है उसमें ब्लॉकेज को, क्लॉग को ये कॉज करता है। थिक स्टिकी म्यूकस ब्लॉक द एयर, इसी के साथ साथ लंग्स में क्या करेगा, जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें क्या होगा, बहुत ही स्टिक प्रोडक्शन होगा म्यूकस का, जो ब्लॉकेज कर देगा, और एयर भी पैसेज का जो प्रोसेस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। ये म्यूकस ब्लॉक एयर, जितना भी लंग्स में एल्बुलाई है या फिर ये ब्रांचेस हैं लंग्स से निकले हुए ट्रैकिया से, तो ये कैसे हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे ड्यू टू द म्यूकस एक्सेसिव प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कॉजेस, क्या क्या कॉजेस है जिनकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, परसिस्टेंट कफ होगा, ये सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, परसिस्टेंट कफ, बहुत ही ज्यादा कफ का प्रोडक्शन होगा, क्रॉनिक कफ दैट प्रोड्यूस थिक स्टिकी म्यूकस, इसकी वजह से जो क्रॉनिक कफ प्रोड्यूस होगा कैसा होता है, थिक होता है बहुत ही ज्यादा और स्टिकी होगा। व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के टाइम पे व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, हाई पिच्ड साउंड होगा ये, व्हाइल ब्रीथिंग आउट, जब भी पेशेंट ब्रीथ को आउट कर रहे होंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ SOB देखने को मिलेगा, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा कंजेशन फील होगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, और बहुत ज्यादा विंडेड फील करेंगे पेशेंट। रियकरिंग लंग इन्फेक्शन लंग्स में बार बार रियकर होता रहेगा, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन सच एज द निमोनिया जैसी कंडीशन बार बार अराइज होंगी। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फॉल स्पेलिंग स्टूल जो पेशेंट पास करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक में इम्पेयरमेंट है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है पेनक्रियाटिक डक्ट से, वो कैसा है, बहुत ही स्टिकी है, बहुत ही हार्ड है, तो स्टूल जो पास करेंगे पेशेंट उसमें क्या होगा, दैट फॉल स्मेलिंग ग्रेसी एंड द बल्कि अमाउंट में होगा। डायरिया होगा, नंबर ऑफ स्टूल, मतलब बहुत ही ज्यादा पेशेंट स्टूल पास करेंगे, फ्रिक्वेंट और लूज स्टूल पास करेंगे। अब्डोमिनल पेन होगा, इसी के साथ साथ पेन और द डिस्कम्फर्ट इन द अब्डोमेन। ओवर वेट गेन, पेशेंट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो फटीग भी होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगी। पेशेंट कैसा होगा, बिल्कुल भी उन्हें भूख नहीं लगेगी, जिस वजह से पेन जो वेट है बेबी का वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाएगा, डिक्रीज अमाउंट में पेशेंट का वेट हो जाएगा, फेलियर टू गेन वेट और ग्रो एट अ नॉर्मल रेट। नेक्स्ट वन इज अदर सिम्टम्स।
सॉल्टी स्वेट ये मोस्ट कॉमन है कार्डियल मतलब कि सिम्टम्स है देखने को मिलता है उन पेशेंट में जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन होती है। अभी भी बेबी को किस करेंगे तो बहुत ही सॉल्टी जैसा स्वेट मतलब लिप पे फील कर पाते हैं। सॉल्टी स्वेट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्वेट होगा जो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होगा, सोडियम का लेवल, फ्लोराइड का लेवल बहुत ही ज्यादा होगा। फटीग, फीलिंग ऑफ टायर्ड एंड द वीक, क्योंकि पुअर वेट है पेशेंट का, बॉडी में वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही, पुअर एपेटाइट है उनकी, डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन द फूड, पेशेंट खाना नहीं खाएंगे, डिलेड ग्रोथ, ग्रोथ भी इससे थ्राइव हो जाएगा, फेलियर ऑफ द थ्राइव, डिलेड ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस भी कैसा है, डिलेड होगा, लेट वो ग्रो करेंगे। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हिस्ट्री कलेक्शन तो करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हुआ है, ऑटो रेसिव इम्यून सप्रेशन की वजह से हुआ है, क्रोमोसोमल 7 में अबनॉर्मलिटी है इस वजह से हुआ है। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो पेशेंट को पूरा असिस्ट करेंगे, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखेंगे और जीआई ट्रैक को मतलब पूरा तरीके से एनालाइज करेंगे। इसी के साथ साथ ये मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है जिसमें क्या करते हैं हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोस करते हैं। स्वेट क्लोराइड टेस्ट करेंगे जिसमें 75 mg स्वेट इज नीडेड फॉर द टेस्ट, 75 mg स्वेट की नीड होगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं सबसे पहले स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम मेडिकेशन का, पाइलोकार्पिन, आइनोफोरेसिस, क्लोराइड कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर कंसंट्रेशन क्लोराइड का 60 mg पर इक्विवेलेंट से बहुत ही ज्यादा है, दैट कंडीशन इज लीड टू द, ये क्या टेस्ट कॉज करेगा, पॉजिटिव टेस्ट हमें मिलेगा। अगर क्लोराइड कंसंट्रेशन कैसा है 40 to 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो ये क्या है, इस सजेस्टेड टू द सिस्टिक फाइब्रोसिस रिक्वायर रिपीट टेस्ट। अगर 40 से 60 के बीच में क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है तो टेस्ट को हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट को रिपीट करते हैं। नॉर्मल स्वेट क्लोराइड का लेवल कितना होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये क्या है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट है जिसमें 75 mg स्वेट की नीड होती है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इसमें स्वेट ग्लैंड को हम स्टिमुलेट करते हैं मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हुए। क्लोराइड कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से तो ये क्या करेगा, ये हमें लीड करेगा कि टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। अगर टेस्ट क्लोराइड कंसंट्रेशन 40 to 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में आता है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोस करने के लिए इस टेस्ट को दोबारा से रिपीट किया जाएगा। और नॉर्मल टेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर क्लोराइड का कंसंट्रेशन लेस देन है 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से तो ये कैसा टेस्ट होगा, नॉर्मल टेस्ट होगा। मेडिकेशन ब्रोंकोडाइलेटर, जो कि ब्रोंकल्स कैसे होंगे, म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, कंजेशन है, ब्लॉकेज है, तो ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज करेंगे जैसे जो ब्रोंक्योस जिसमें कंजेशन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको रिलैक्स कर पाए। म्यूको लाइटिक मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, जो म्यूकस प्लग एडमिनिस्टर है वो एकदम थिक फॉर्म में है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे वायरल एंड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसी के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, उसको ट्रीट करने के लिए। मेनली कॉजेज इसके क्या होते हैं कि ये जेनेटिक फैक्टर में कोई भी अबनॉर्मलिटी होती इस वजह से ये कॉज होता है। एयरवे क्लियरेंस टेक्निक का यूज करते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे, कंजेशन जो भी म्यूकस प्लग है, अगर निमोनिया जैसी कंडीशन अराइज हो गई है तो उसको रिमूव आउट करने के लिए पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर पीईपी थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को अच्छे से वो इनहेल कर पाए एयर को। ऑसिलेटिंग पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर ये भी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, एयर को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे पेशेंट को, पेंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। इसी के साथ साथ वाइटामिन सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पेशेंट का वेट कैसा है, बहुत ही कम है और पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट है, पेशेंट को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है तो वाइटामिन ए टी ई के रिच डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ पल्मोनरी थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में प्रॉपरली क्या परफॉर्म करते हैं, लंग्स
ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, अगर सारे ही जो जितने भी ब्रांचेस हैं लंग में प्रेजेंट उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो लंग ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। अदर सर्जिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं, अगर जीआई ट्रैक में या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं डक्ट के थ्रू, तो उनको भी ट्रीट करने के लिए हम अदर सर्जिकल प्रोसीजर का यूज करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही आज की क्लास से। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो को पसंद आया तो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू क्लास।